नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात राजस्थान की, राजनीति के ऊंट की, सत्ता के ताज की और रिवाज की। 25 तारीख को यानी कि आज से 2 दिन बाद राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर राजस्थान के वासी बटन दबाने जा रहे हैं। किसे ताज देंगे, यही सबसे अहम सवाल है। पर आज चर्चा इसलिए कि चुनावी शोर जो है ना, यानी कि औपचारिक चुनावी प्रचार वहां अब थम गया है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, बाकी रैलियां खत्म। तो शोर तो थम गया, लेकिन जोर किस बात का है, किस चेहरे का, किस मुद्दे का, यही आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। और जोर तो ऐसा लगा है, ऐसी जोर आजमाइश हुई पिछले कुछ दिनों में कि गुलाबी ठंड तो आने लगी है, लेकिन राजस्थान का जो रेगिस्तान है और वहां की जो जमीन है वो तपती दिखाई दी। और इसकी एक वानगी मैं आपके सामने पेश करता हूं। क्या क्या मुद्दे यकायक आए। 19 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल था। भारत के खिलाड़ी टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली, 10 मैच लगातार जीती, लेकिन फाइनल में हार गई। और उसके बाद पनौती शब्द भी वायरल होने लगा और इसका इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया एक चुनावी रैली में राजस्थान में। अब चुनाव आयोग ने अभी की ताजा खबर है, चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान ले लिया है, नोटिस दे दिया है। राहुल गांधी की फिसलती जुबान क्या एक बार फिर उनके लिए चिंता का सबब बनेगी क्या? लेकिन दूसरी तरफ से भी पलटवार हुआ। यह अमर्यादित भाषा है, यह तो बीजेपी कह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे थे कि जनता के पास मेड इन चाइना मोबाइल ही है। मूर्खों के सरदार कौन सी दुनिया में रहते हो? राहुल गांधी ने भी जवाब दिया कि मोदी ध्यान भटकाते हैं, अडानी जेब काटते हैं और अमित शाह लाठी चलाते हैं। यानी कि अडानी का मुद्दा राहुल गांधी छोड़ने को तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी जी झूठों के सरदार बन गए हैं। जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के बड़े नेताओं में अब उनकी गिनती होने लगी है, असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा गहलोत और पायलट के बीच मुकाबला है कि कौन ज्यादा निकम्मा है। निकम्मा शब्द का इस्तेमाल सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने ही किया था। और कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का पुट भी देने की कोशिश हो रही है इस चुनाव में, जबकि मुस्लिम आबादी 9% ही है राजस्थान में, लेकिन 40 सीटें ऐसी है जहां पर हार और जीत तय करने में एक अहम भूमिका मुस्लिम समुदाय की होती है। और पिछली बार का आंकड़ा बता दूं, इन 40 सीटों में से 29 कांग्रेस जीती थी और 7 बीजेपी, और जो बाकी 4 थे, 3 बीएसपी के थे, एक निर्दलीय, वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कांग्रेस का आंकड़ा 33 हो गया और बीजेपी का 7। तो यहां यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि महंत बालकनाथ बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि इस बार का चुनाव तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले ही कृष्ण जन्मभूमि भी पहुंचे। अब ये तो मथुरा में है, वो उत्तर प्रदेश में है, पर यह इलाका सटा हुआ है पूर्वी जो राजस्थान है, धौलपुर और भरतपुर का इलाका। यहां पर 11 जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 10 पिछली दफा कांग्रेस जीत गई थी। तो कहीं ना कहीं मथुरा के जरिए भी संकेत और संदेश दिए जा रहे हैं, यानी कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो मतदाता हैं उन तक संदेश और संकेत देने का हर जरिए का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की,
14-14 रैलियां की, 2 रोड शो किए। राहुल गांधी भी बाद में मैदान में उतरे, पहले नहीं आए और इस पर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन आखिरी के 4-5 दिनों में उन्होंने 11 रैलियां की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 5 रैलियां की। उधर अमित शाह, उन्होंने भी 14 रैलियां की। योगी आदित्यनाथ को भी लगाया गया, और जिन इलाकों का मैंने अभी जिक्र किया, भरतपुर और धौलपुर, वहां पर भी एक एक चुनावी रैली वो कर चुके हैं। तो ये तो बात हो गई शख्सियतों की, चेहरों की, बड़ी राजनीतिक हस्तियों की। लेकिन मुद्दे, जोर किस मुद्दे का दिखाई दिया? आज हमने एबीपी पर लाल डायरी में कुछ और खुलासे हुए हैं। राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि जी प्रियंका गांधी के सचिव का भी नाम है, अशोक गहलोत, उनके बेटे, अलग अलग आदमियों के नाम तो पहले भी आ चुके हैं। अब टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। राजनीति में क्या चीज कब हो रही है, यह समझने और उसे परखने की जरूरत हो जाती है जब भी आप सटीक विश्लेषण करने उतरे हों। लाल डायरी कुछ दिनों सुर्खियां बटोरी थी, महीनों पहले की बात हो गई, फिर चुनाव से ठीक पहले वो अवतरित हो जाती है। 21 तारीख को 2 दिन पहले ईडी 751 करोड़ 90 लाख की संपत्ति एजेएल और यंग इंडिया की जब्त कर लेती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यंग इंडियन में उनकी 38 यानी कि 76% हिस्सेदारी है, और 99% मालिकाना हक एजेएल का यंग इंडियन के पास है। तो ये सवाल भी उठने लगे। अब इसमें राजनीतिक नफा नुकसान किसका होगा, कोई राजनीतिक ट्रैक्शन होगी भी या नहीं, या हो रही है, ये तो हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा महिला सुरक्षा, आधी आबादी किसके साथ जाएगी? 12,000 रुपए देने की बात है, 2 रुपए में गोबर खरीदने की बात, 500 रुपए का सिलेंडर, ये सारी घोषणाएं, ये गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने। बड़े बड़े आईफोन कह रहा हूं मैं, फोन, स्मार्टफोन्स दिए जा रहे हैं महिलाओं को। उधर बीजेपी ने फ्री स्कूटी 12वीं तक की मेधावी छात्राओं को, केजी से पीजी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, केंद्र में चाहे 850 रुपए का मिल रहा हो अभी एलपीजी का गैस सिलेंडर, लेकिन उज्ज्वला योजना में राजस्थान में 400 रुपए पर देने को वो तैयार हैं। मातृ वंदन की रकम डबल करके 8,000 रुपए कर दी गई है। बलात्कार कैपिटल बन गई है, बलात्कार के मामलों में अव्वल राज्य बन गया है राजस्थान। ये आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। तो ये एक महिला फैक्टर और कानून और दंगों की बात हो रही है कि दंगे बढ़ गए हैं। उधर अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ मनमुटाव दूर करने की वो पूरी फोटो ऑप तो दे रहे हैं, साथ में फोटो खिंचवाई जा रही हैं, पर साझा रैली नहीं की है। तो ये मनमुटाव क्या आखिरकार भारी पड़ेगा? पर जो जन कल्याणकारी नीतियां, बीमा 25 लाख का, 15 लाख प्राकृतिक आपदा वाले लोगों को, पीड़ित जो लोग हैं उन्हें 15 लाख रुपए देना, पुरानी पेंशन योजना और एमएसपी को लेकर एक कानून बनाने की बात भी जो अब हवा में तैरने लगी है, क्या कांग्रेस की तरफ वो किसानों को लुभाने में कामयाब रहने वाली है? पर इन सब के बीच एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या वही बनता आ रहा है कि अशोक गहलोत चेहरा तो है कांग्रेस की तरफ से, पर बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में लड़ी है। तो दरअसल क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर ही राजस्थान की वैतरणी पार करना चाहती है, राजनीतिक वैतरणी? और वसुंधरा राजे वो चुनाव तो लड़ रही हैं, उनको चेहरा ना बनाना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा बीजेपी के लिए, या बीजेपी की एक्लीज हील भी हो सकता है। एक दूसरे की तारीफ करते सुने हैं
प्रधानमंत्री ने भी वसुंधरा राजे की तारीफ की, वसुंधरा राजे ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की, पर ऑल इज नॉट वेल ये भी साफ संकेत दिखाई देते हैं। तो सामूहिक नेतृत्व क्या काम कर जाएगा? तो राज बदलेगा या रिवाज? आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके सामने, राजस्थान में खत्म सियासी शोर, चुनावी शोर, किस मुद्दे का है जोर? और राज बदलेगा या रिवाज? किसे मिलेगा सत्ता का ताज? और आज क्योंकि हम सटीक विश्लेषण करने उतरे हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को न्योता नहीं दिया गया है। देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक और 4 पत्रकार मेरे साथ हैं। मेरे साथ यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वे सर्वा, हमारे लिए एबीपी न्यूज़ के लिए भी ये पोल्स करते हैं, सर्वेज करते हैं। संजय कुमार, एक और देश के बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। विजय त्रिवेदी, राष्ट्रीय पटल पर इन्होंने रिपोर्टाज की है ताउम्र, लेकिन ये राजस्थान पर भी बारीक नजर रखते हैं। और साथ में है विजय विद्रोही, वो तो राजस्थान में भी रहे, दिल्ली से भी रिपोर्टिंग की है। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो यशवंत, किसी भी चुनाव में एक मुद्दा, कुछ बड़ा मुद्दा या चेहरा उभरता दिखता है कि भाई ये चुनाव के नतीजों को तय करेगा, ऐसा कुछ दिख पाया है अभी तक आपको राजस्थान में? नहीं, इनफैक्ट इस बार केवल राजस्थान में ही नहीं, किसी भी जगह पे कोई एक ऐसा ड्राइविंग इशू, एक ऐसा ड्राइविंग फेस, एक ऐसी चीज जिससे लगे कि हाँ, चुनाव इस मुद्दे के ऊपर, इस दिशा में, इस चीज के ऊपर लड़ा जा रहा है, ऐसा संदीप कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तो ये कोई मुद्दा विहीन चुनाव है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं जो जिसे कहते हैं व्हील्स विद इन द व्हील्स, चक्री के अंदर चक्री की तरह से घूम रही हैं। और जनता कंफ्यूज्ड नहीं है। मेरा ये मानना है कि जनता कंफ्यूज तब होती है संदीप, जब बहुत बड़ी तादाद में डोंट नो कांट से, नहीं पता, इस तरीके के जवाब आए। आपने इतने सारे अपने कार्यक्रम में स्नैप पोल्स करवाए, आपको भी दिखा होगा कई बार कि जब मुद्दों की बात करते हैं तो डोंट नो कांट से इतने भी ज्यादा नहीं आते जिसमें लगे कि अरे भाई साहब, जनता बहुत कंफ्यूज्ड है। और एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन जिसे कहें, मैं कम्युनल पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं, वो ध्रुवीकरण लगभग कंप्लीट है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम अब इन चुनाव से हम ये भी देख पाएंगे, क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर स्विंग वोट का जो दायरा है वो कम होता दिख रहा है? क्या हमको, क्या ऐसे मतदाताओं की संख्या अब कम हो रही है इस देश में, जो हर चुनाव के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर एक साइड से दूसरी, तीर घाट से मीर घाट, मीर घाट से तीर घाट, ऐसे पलटने वाली संख्या क्या अब कम हो रही है? इसमें थोड़ा सा आंकड़ों की डिटेलिंग कर लेते हैं यशवंत। पिछली दफा 2018 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव में सरकार बनी कांग्रेस की 100 सीट, जो बेयर मेजॉरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि 101 में साफ बहुमत होता, और 73 आई थी बीजेपी की। पर वोट प्रतिशत में सिर्फ आधा फीसदी का फर्क था, जबकि 2013 में यह फर्क लगभग 12% का था। स्वीप कर दिया था बीजेपी ने 2013 के चुनाव में। तो आंकड़े टू क्लोज टू कॉल वाले ही आएंगे, बिल्कुल 19-20 का फर्क आएगा, या क्लियर ट्रेंड दिख रही है? देखिए, राजस्थान के केस में संदीप एक बहुत क्लासिकल आंकड़ा ये भी है कि पिछले 2 दशकों में अगर आप चुनाव को उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि राजस्थान में जब जब भाजपा जीती है तो वो लगभग वन साइडेड जीती है, और जब जब भाजपा हारी है तो जस्ट अबाउट हारी है। 98 को छोड़ दें, 98 में बिल्कुल साफ हो गई थी जी। 98 में मैं पिछले तकरीबन 15-16 सालों से, जिससे आप मान के चलें, सही बात, 2003 के बाद से अगर आप देखें तो आज 20 साल हो रहा है 2003 के चुनाव को 2023 में। तो एक अजीब सा ये एक वहां का फलसफा है जिसमें कांग्रेस जस्ट अबाउट जीतती है
और बीजेपी जस्ट अबाउट हारती है। लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उड़ा ले गई और कांग्रेस का छप्पर तंबू सब हाँ, उड़ सब गया, उड़ गया। सब उड़ गया। तो ये राजस्थानी जो जो प्रक्रिया है, ये तो विजय त्रिवेदी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये हमेशा से रही या पहले इसमें कंफ्यूजन अक्सर शेखावत जी के लिए कहा जाता था कि उन्होंने कभी भाजपा को जीतने नहीं दिया। ये बड़ी विचित्र सी बात थी। उन्होंने कांग्रेस को तो जीतने दिया, भाजपा को उन्होंने जस्ट अबाउट ही जीतने दिया ताकि भाजपा ये पूरी तरह जादूगर के भैरों लिए भी सिंह जी कहा के। जाता है, अशोक गहलोत जी, के लिए भी ये कहा जाता है। अब अशोक गहलोत के लिए ये कहा जाने लगा है, तो एग्जैक्टली जी। तो ये जो अपनी ही पार्टी को न जीतने देने की कला है, ये बहुत ही क्लासिकल है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज कि क्या 4.5 साल में जो कुछ भी कांग्रेस की समस्या रही, 6 महीने में कांग्रेस ने क्या इतना कुछ कर दिया है कि उस 4.5 साल के ऊपर पूरी तरीके से भारी हो गया वो 6 महीने का कामकाज? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, मतलब जो क्योंकि हम खटपट, सभी जानते मनमुटाव, निकम्मा, नालायक, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना, प्रदर्शन करना, पेपर लीक की बात उठाना, भ्रष्टाचार का संवाद छेड़ देना, जो सचिन पायलट कर रहे थे, तो वो विभीषण साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सिर फुटअव्वल, राजनीतिक सिर फुटअव्वल, महत्वाकांक्षा की लड़ाई, ये बहुत सामान्य है, मैं उसमें नहीं जाता। मुझे लगता है कि जो इस पूरे सिर फुटअव्वल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कांग्रेस ने गवर्नेंस की मिस की 4.5 साल की। जब आपकी सारी एनर्जी केवल अपनी खुद की सत्ता बचाने में, अपनी कुर्सी बचाने में लगी हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका गवर्नेंस पे उतना ध्यान नहीं पर जाएगा। जितने हमारे अब ट्रैकर जबकि थे, पूरे देश में नाराजगी अशोक गहलोत से नहीं है। ये भी एक दिलचस्प बात है। भाई, आप अगर सरकार चलाने में ध्यान ज्यादा नहीं लगा रहे थे तो आपसे नाराजगी होनी चाहिए। नाराजगी नहीं, एमएलए स्तर पर ज्यादा थी और जी सरकार के स्तर पर कम। जी, उसका कारण है क्योंकि एमएलए के लेवल पे ही वो सरकार की बैसाखियां जो है एमएलए ही थी, उन्हीं का सपोर्ट था अशोक गहलोत को। तो उन एमएलए के सारे कुकर्मों से आंखें बंद करके रखी गई। किसी भी एमएलए को टाइट करने का जिसे काम होता है उसे वो नहीं किया गया। आप अगर सारे राज्यों में देखें तो सबसे कम टिकट जो हैं वो राजस्थान में काटे गए, सबसे कम। सभी राज्यों में आप भूपेश बघेल का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और गहलोत साहब का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो और टिकट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एक एक चिंता का अपॉर्चुनिटी सबब मिस है। की, गोल्डन गोल्डन पर अपॉर्चुनिटी जो बीजेपी में भी ये अंदरूनी कलह है। भाई, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ गया। वसुंधरा खुश नहीं है। वो ऐसे ही दिखावटी हंसी मुस्कान लेकर चाहे वो घूमती रहें, और इतने धड़ों में जो वो बटी हुई है बीजेपी, और बीजेपी में ज्यादा बागी हैं कांग्रेस के मुकाबले। क्या ये बीजेपी का जो कांग्रेसीकरण राजस्थान में होता दिखा है, ये उनके लिए भी परेशानी देगा? अब ये तो नतीजों से पता लगेगा संदीप। उनके लिए जरूर निस्संदेह सिरदर्द है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको इस बात का आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास, जैसा भी आप मान लें, जो शब्द प्रयोग करना चाहें, यह है कि हम केवल संगठन के आधार पर हम ये चुनाव निकाल ले जाएंगे। अभी हो संगठन पाएगा एक या नहीं बड़ी हो पाएगा? ताकत के रूप जी, में इन नतीजों को प्रभावित करेगा क्या? संजय, आप किस तरह से देखते हैं सामूहिक नेतृत्व बीजेपी का, उधर अशोक गहलोत का चेहरा? विधानसभा चुनावों में चेहरे की दरकार भी महसूस होती है, ये हमें बहुत सारे चुनावों ने बताया है। आप इसे किस तरह से पैन आउट होते देखते हैं? देखिए संदीप, चेहरे का महत्व तब बढ़ता है जब चेहरे की विश्वसनीयता होती है। जब एक चेहरा पॉपुलर होता है तब वो पार्टी के लिए वोट ऐड करता है, वो पार्टी के लिए एसेट होता है। लेकिन जब चेहरा बहुत पॉपुलर ना हो, लोगों का उस चेहरे पर भरोसा ना हो, तो वो चेहरा पार्टी के लिए एसेट नहीं है। अगर हम इस वक्त अशोक गहलोत की बात करें और वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, तो वसुंधरा राजे सिंधिया अगर पुराने पहले के चुनाव के विश्लेषणों को मैं देखूं, अब जो सीएसडीएस ने सर्वेक्षण किए उन आंकड़ों के सहारे साफ दिखाई पड़ता है कि एक समय तो वो बहुत पॉपुलर थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी लोकप्रियता में धीरे धीरे गिरावट आई और 2018 के चुनाव में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे चली गई थी। इसके बाद कोई ऐसे संकेत नहीं मिले जिसकी वजह से ये माना जाए, और मुझे लगता है पार्टी ने भी यही तय किया, 18 से 23 के बीच में कोई ऐसे संकेत नहीं है जिससे उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ी।
इस हिसाब से मुझे लगता है बीजेपी का निर्णय सही है। उनके चेहरे पे या उनके नेतृत्व पे बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, इस वक्त हम कह सकते हैं सही है। फाइनली तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। अगर वो हार जाती है मान लीजिए बीजेपी, हो सकता है विश्लेषण कुछ और कहना। बीजेपी जब जीतती है, जैसा यशवंत कह रहे थे संजय, तो वो छप्पर फाड़ जीत होती है, और कांग्रेस जब जीतती है वो बस बेयर मेजॉरिटी लेकर आती है। इस बार का मैंडेट किस तरह का होता दिख रहा है आपको? देखिए, अगर पिछले 4 चुनावों को देखें तो कांग्रेस 2 बार चुनाव हारती है। एक बार 21 पे चली जाती है और दूसरी बार 56 पे चली जाती है। मुझे 21 वाली स्थिति नहीं दिखाई पड़ती कांग्रेस के लिए। अगर आप कहें कि पिछले 30 साल के चुनाव को देखें तो लगातार आप ये कह सकते हैं, एक बार बीजेपी की सरकार, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार। तो एक आमूमन ये कह सकते हैं कि भाई दोनों का जनाधार तो एक ही जैसा दिखता है, क्योंकि सरकारें हर चुनाव में बदल रही हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि चुनाव जीतने और हारने का यह क्रम बार बार हर चुनाव में बदलता है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखें, आंकड़ों को न देखें, तो साफ दिखाई पड़ता है जीतने हारने के बावजूद बीजेपी की पकड़ ज्यादा है राजस्थान के चुनाव में, जिसका आपने जिक्र किया। जब बीजेपी जीतती है तो बड़ी जीत होती है और जब कांग्रेस जीतती है तो मार्जिनल जीत है। उन आंकड़ों के हिसाब से और जिसका आपने जिक्र किया रिवाज के हिसाब से, और कुछ और ऐसे संकेत हैं, अगर जमीनी हकीकत को देखें, मुझे लगता है कि पलड़ा थोड़ा बीजेपी की तरफ झुका हुआ दिखता है। लेकिन वो 21 वाला मामला नहीं है कि कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट जाएगी। मुझे लगता है कहीं जाकर के वो 56 वाला जो आंकड़ा है कुछ उसके आसपास हो सकता है, 70 हो, 72 हो। मैं एग्जैक्ट नंबर की नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा एकदम चुनाव नहीं है, कि आंधी नहीं है किसी पार्टी की, कोई आंधी नहीं है। और इसीलिए शब्दों के बाण कुछ ज्यादा ही तीखे चलते नहीं दिखे हैं क्या? प्रदीप सिंह जी, पनौती शब्द का ले आना राहुल गांधी का, अब वो इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी आ गया, पर प्रधानमंत्री की तरफ से पलटवार, मूर्खों का सरदार, और ये 751 करोड़ 90 लाख की जब्ती होती है। 10 साल पुराना ये मामला चल रहा है, पर इस वक्त ईडी जब्त करती है, कहती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं एजेएल के पास और यंग इंडियन के पास, तो सीधे गिरफ्तार कर लीजिए। लाल डायरी भी अवतरित होती है। तो ये अपने आप में क्या इंडिकेशन भी है कि कोई भी दोनों ही खेमे अभी हथियार डालने को तैयार नहीं है। संदीप जी, मैं अपनी बात यशवंत ने जो कहा और उससे 2 मुद्दे जो निकले उनसे शुरू करूंगा। यशवंत ने एक शब्द इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और दूसरा व्हील विद इन व्हील्स। मुझे लगता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन की उनकी बात बिल्कुल सही है, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन में मेरा मानना है कि एक अंडर करंट है कन्हैया लाल की हत्या का, जो चुनाव रैलियों में कम नजर आता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया, बीजेपी के और नेताओं ने भी उठाया, लेकिन जमीन पर यह जोड़ता है जाकर जो दूसरा मुद्दा है वो महिला सुरक्षा का है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि कानून व्यवस्था से लोग नाराज होते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, इसको समाजवादी पार्टी ने अच्छी तरह से भुगता है। तो कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान की सरकार की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। तो इन 2 मुद्दों पर, और जो व्हील विद इन व्हील्स है, देखिए पार्टियों में जब पार्टियां बढ़ती हैं तो नेताओं की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है, और संगठन जहां मजबूत होता है वो ये अगर एहसास दिलाने में कामयाब होता है कि देखो हमारी वजह से तुम नेता हो, तुम्हारी वजह से संगठन नहीं है, तब फिर उनको कंट्रोल करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी नेता ये निश्चित रूप से अभी इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया ही है, लेकिन 2018 में ही बीजेपी ने संकेत दे दिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में हमारी पार्टी का भविष्य नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। उसके बाद उन्होंने बाकी काम खुद कर दिया। 5 साल पार्टी संगठन में निष्क्रिय रही, कहीं दिखाई नहीं दी, तो इसलिए उनको पार्टी प्रोजेक्ट कर देती। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक होता अगर ऐसा पार्टी करती तो। दूसरी बात यह है कि कानून व्यवस्था, और तीसरा मुद्दा जो विधायकों के भ्रष्टाचार की एंटी इनकम्बेंसी है,
ये 3 मुद्दे मुझे लगता है कि पिछले चुनाव जो एक तरफा होते हैं, बीजेपी जब जीतती है उस तरह का तो ये भ्रष्टाचार जो आपने तीसरा अहम मुद्दा बताया प्रदीप सिंह, भ्रष्टाचार में पर ये ईडी की एंट्री 21 तारीख को संपत्ति जब्त करती है, लाल डायरी आज अवतरित होती है। लाल डायरी में अगर जो आरोप, एक मिनट सुनिए ना, जो बातें कही गई हैं, जो राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं, उनमें इतना दम है तो बीजेपी ही राजेंद्र गुड़ा को टिकट दे देती, वो एकनाथ शिंदे शिवसेना से चुनाव में खड़े हुए ना पाए जाते। ये देखिए मेन कोर्स नहीं है, ये पापड़ चटनी अचार और मुद्दों के साथ जुड़ने के लिए जो भ्रष्टाचार है जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, वो नीचे के स्तर का, जो विधायक के स्तर का है। एजीएल में क्या हुआ, इससे राजस्थान के किसी व्यक्ति का जीवन प्रभावित नहीं हुआ। तो उनको ये लगता है ठीक है कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए उसमें एक मुद्दा और जुड़ गया। इससे ज्यादा उनके लिए ये इस मुद्दे का और कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो विधायक का भ्रष्टाचार है वो तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। आपने एक और बात कही, कन्हैयालाल हत्याकांड जो है कि वो बड़ा मुद्दा है और उससे महिला बलात्कार और बाकी मामले भी, कानून व्यवस्था जुड़ जाती है। पर कन्हैयालाल हत्याकांड में जो आरोपी वो तो एबीवीपी से जुड़ा हुआ पाया गया, जो विद्यार्थी संगठन है बीजेपी का। देखिए वो सब ठीक है, वो एबीवीपी से जुड़ा हुआ पाया गया। तमाम ऐसे मुस्लिम नेता जुड़े हुए हैं एबीवीपी से या बीजेपी से भी। असम का उदाहरण हमने देखा, एक बूथ पर बीजेपी को उतने भी मुस्लिम वोट नहीं मिले जितने उनके मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो ठीक है, वो मैं उसका कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात पब्लिक लाइफ में परसेप्शन की होती है। हाँ, परसेप्शन क्या बना है, परसेप्शन क्या बन रहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार है। आपको कोई खास मुद्दा कि भाई ये तय करेगा चुनाव सामने आता दिखा है? सबसे बड़ा जो इशू अभी तक मुझे लग रहा है, जो प्रदीप जी भी जिस बात का जिक्र किया है, वो है कन्हैयालाल हत्याकांड, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये हुआ है तब से सिमर किया है। वो आँच जो है ना धीरे धीरे सेकती रही है, तपन देती रही है। तो राजस्थान के चुनाव में, और वो गलत तरीके से आप उसको देख रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, कम्युनल इशू बनाया, ध्रुवीकरण के लिए, वो पोलराइज करने के लिए। हालांकि राजस्थान में पोलराइजेशन कम होता है, लेकिन भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, टोंक में भेज दिया जाता है रमेश बिधूड़ी को। बालकनाथ अलवर से सांसद है, वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। विधायकी का वो चुनाव तिजारा से लड़ रहे हैं। तिजारा मुस्लिम डोमिनेंस की सबसे बड़ी मजबूत सीट है, और वहां पर जो कैंडिडेट, ये नया एंगल आया है राजस्थान की राजनीति में नॉर्मली सांप्रदायिकता नहीं होती है, लेकिन हिंदुत्व, हाँ, लेकिन ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला रेप वाली जो आप बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार या महिला अपराध का जो मामला है, वो प्रदीप जी ने कानून व्यवस्था से जोड़ा। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी ने उसको कानून व्यवस्था की तरह देखा ही नहीं है कन्हैयालाल के हत्याकांड को। वो उन्होंने सांप्रदायिकता के तौर पे, ध्रुवीकरण के तौर पे, हिंदुत्व के मुद्दे के तौर पर देखा है। और ये बात आप भले ही कहते रहे कि वो एबीवीपी का कार्यकर्ता, लेकिन ये इशू ही नहीं बना। वो मुस्लिम वर्सेस कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है, और वो एक बड़ा इशू है। दूसरी बात जो यशवंत जी कह रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए, हम ये कहते हैं ये कोई जादू नहीं है कि बीजेपी वहां पर जब जीतती है तो बड़ा जीतती है और हारती है तो कम हारती है। इसका मतलब है कि बीजेपी का संगठन वहां बड़ा मजबूत है। और आपको याद है कि हम लोग हमेशा चर्चा में मैं कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में संगठन सबसे महत्वपूर्ण है, और संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए वहां लीडर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वसुंधरा जी के होने नहीं होने से कोई फायदा हो जाता, लेकिन नहीं होने से कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं है। और पिछले 5 साल से तो वसुंधरा जी बीजेपी के कांग्रेस लीडर की बात के तौर कर पर लेते हैं कि भाई अशोक गहलोत के खिलाफ कोई ज्यादा नाराजगी नहीं है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया। पर जो एमएलएज के प्रति कि भाई उनको बेलगाम रखा और ज्यादा टिकट काटे भी नहीं, 21 के करीब ही टिकट कटे विधायकों के, तो ऐसे में जो ये तस्वीरें हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ दिख रहे हैं, बीच में राहुल गांधी भी हैं, अगर वो साझा रैली करते, जो रैलियां नहीं की गई जी, तो वो खलिश, वो मनमुटाव क्या दरअसल अभी भी बरकरार है, ये भी दिखता है हमें।
और ये कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। सर बिल्कुल ठीक जगह पर आपके जो चश्मे की पॉइंट है ना वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, आप बिल्कुल ठीक से पहचान रहे हैं। ये मुश्किल क्यों है? ये इसलिए है कि दो शब्द होते हैं हिंदी में, अभय जी जैसे और प्रदीप जी जैसे विद्वान लोग ज़्यादा समझा सकते हैं। दो शब्द होते हैं, एक मतभेद होता है और एक मनभेद होता है। राजनीति में मतभेद तो चलते रहते हैं, मतभेद से जब आप मनभेद पर आ जाएं तो मनभेद को हल्का करते करते मतभेद तक नहीं पहुंच पाते। और ये मनभेद इतना गहरा हो गया अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में कि वो साथ साथ राहुल गांधी के कहने पर फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन आपने पूरे राजस्थान में देखा कि कहीं भी वो दोनों लोग सामूहिक रैली नहीं कर पाए। खासतौर से ये जो पूरा ईस्टर्न राजस्थान का क्षेत्र है, जो सचिन पायलट का, गुर्जर का और ये सारा क्षेत्र होता है, यदि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ कोई रैली करते तो उससे एक अलग माहौल बनता। लेकिन ये राहुल गांधी या केसी वेणुगोपाल के साथ फोटो खिंचाने से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा। उसमें मुझे एक जो छोटी सी बात समझ में आती है, हो सकता है गलत हो, कि सचिन पायलट साहब ने भी नहीं चाहा होगा कि अशोक गहलोत साहब के साथ रैली करें, क्योंकि अगर अशोक गहलोत साहब के साथ रैली सचिन पायलट साझा रैली करते और कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो फिर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनते। तो वही बनते, क्योंकि चेहरा ही है, कोई कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया कि हम जीत जाएंगे तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री अभी तो फिर भी संभावना हो सकती तो है। मतलब नंबर 2 की भूमिका में वो नहीं दिखना चाह रहे, नहीं दिखना चाह रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोनों अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में विजय विद्रोही, इस पर कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे इससे पहले कि मैं आपसे पहला सवाल पूछूं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज है कि अभी अजमेर के अंदर एक संयुक्त रोड शो होना था, वो भी ऐन वक्त पर सचिन पायलट वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए ये वजह समझ में नहीं आई, और अशोक गहलोत को खुद ही वो समझा दी विजय रोड शो करना पड़ा, और वो भीड़ भी नहीं आई, वो जल्दी खत्म करना पड़ा। हाँ, एक चीज बताइए, हमने चेहरों की बात की, कुछ चुनिंदा मुद्दों की बात की, घोषणा पत्र की बात करें, एक तरफ कांग्रेस की गारंटी, दूसरी तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। मतलब दोनों ऐसे लगता है एक दूसरे की फोटोस्टैट कॉपी चिपका दी गई है। तो आम आदमी किस बारे में बात कर रहा है? आप तो था लेते रहते हैं वहां पर। देखिए, गांव में जाओ तो गांव में महिलाएं खास तौर से वो अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ करती हुई नजर आती हैं, उनके हिस्से में कुछ जा रहा है। एक अशोक गहलोत की ज्यादातर योजनाएं टारगेटेड नहीं है, सबके लिए है। जैसे चिरंजीवी योजना के दायरे में सबको ही आता है, 100 यूनिट बिजली मुफ्त है तो वो सबके लिए मुफ्त है। अशोक मोटे तौर पर महिला, नौजवान, किसान और सरकारी कर्मचारी, इन 4 लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है। अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि ये लाभार्थी बनकर वोट दें, बीजेपी चाह रही है कि ये हिंदू बनकर वोट दें। सारा मसला यहां आकर अटका हुआ है। बीजेपी, अशोक गहलोत का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है 7 गारंटी। उनको लगता है कि इन गारंटियों के जरिए जो विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको किसी हद तक पार पाया जा सकता है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा उनका स्ट्रांग पॉइंट है हिंदुत्व। वो उसको कैश करने में लगी है। शहरी इलाकों में वो कैश नहीं कर पाए थे। कर्नाटक, विजय कर्नाटक के चुनाव में कि बजरंग बली का अपमान कर दिया, बजरंग दल पर कुछ कह दिया था, कांग्रेस के नेताओं ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया था, वहां पर हिंदुत्व नहीं चल पाया था। नहीं, वहां नहीं चलेगा था, चला तो इसका मतलब राजस्थान में नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, यहां चलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात है कि बीजेपी चाहती है कि ये लोग हिंदू बनकर वोट दें और ये हिंदू वोट इंटैक्ट रहे और ये वोट करने जाए। इससे ज्यादा उसका इजाफा हो जाएगा, उसके हिंदू वोट बैंक का विस्तार हो जाएगा, ऐसा भी बीजेपी को नहीं लग रहा। अब जयपुर में परकोटे के अंदर प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं और पूरा जो 2008 के बम ब्लास्ट के इलाके थे वहां का पूरा रोड शो होता है। और आप देख सकते हैं कन्हैयालाल का मुद्दा, जबकि कन्हैयालाल के बेटे ने कह दिया कि साहब दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं, मेरे पिता के साथ इंसाफ कब होगा, उनको फांसी पर कब चढ़ाया जाएगा। एनआईए जांच कर रहा है, गहलोत सवाल उठा चुके हैं, एनआईए जानबूझकर चार्जशीट पेश करने में देर कर रहा है ताकि इस मुद्दे को बीजेपी गरमाती रहे। तो अब मेन सवाल यह है कि महंगाई बेरोजगारी के दौर में लोग क्या इन रियायतों के आधार पर वोट देने जाएंगे या फिर हिंदू हिंदू बनकर वोट देने जाएंगे। मुझे लगता है कि यहां आकर मामला फंसा हुआ है।
अब है? भाई मैं तो पहले भी आपके मंच पे कह चुका हूं और अपने साथियों के सामने भी ये बात कह चुका हूं, मेरा मानना है कि मतदाता मुख्य तौर पर गवर्नेंस पे वोट देता है। चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ होता है सब विभिन्न, कोई चीज़ कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए कही जाती है, कोई चीज़ धार्मिक मन को प्रभावित करने के लिए कही जाती है, कोई विचारधारात्मक लोगों को संतुष्ट करने के लिए कही जाती है। तो ये सब चलता रहता है और ये सब चलना भी चाहिए, क्योंकि सभी पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक चुनाव कई पहलुओं से मिलकर जीना जाता है, लेकिन अंततः वो सरकार वापस आती है जिसने गवर्नेंस दी हो, जिसने डिलीवरी दी हो। और जो सरकार डिलीवरी 100% डिलीवरी कोई सरकार नहीं देती, लेकिन अगर 60-70% डिलीवरी भी दी है, उसके बाद उसके पास अशोक गहलोत जैसी लोक लुभावन योजनाएं भी हों, तब फिर उसका बड़ा मूल्यवर्धन हो जाता है, उसका वैल्यू एडिशन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। फिर उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो या तो बहुत मंद हो जाती है या एंटी इनकम्बेंसी पलट जाती है पूरी तरीके से। तो अब देखना यह है कि क्या अशोक गहलोत ने गवर्नेंस दी है, ये वहाँ के मतदाता मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मतदाता थोड़े बहुत भी मानते होंगे, 60-70% भी मानते होंगे, तो उनकी योजनाएं काफ़ी हैं मतदाताओं के वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए। लेकिन अगर मतदाता गवर्नेंस के मामले में अशोक गहलोत से नाराज हैं, तो फिर उन योजनाओं से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में टिके रहेंगे। जैसे संजय जी ने कहा कि भाई वो 30 के बजाय वो 50 पे पहुंच जाएंगे या 60 पे पहुंच जाएंगे, इस तरह का हो जाएगा। ये ऐसा हो सकता है। लेकिन जो माहौल है, जैसा कि कहा गया है कि एक बिल्कुल कोई किसी की आंधी नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी को उड़ा दे बिल्कुल ज़मीन से, तो चुनाव देखने में फंसा हुआ लगता है। अंदरूनी जो घमासान हुआ है दोनों ही खेमों में जी, किस पर भारी पड़ने वाला है ज्यादा? दोनों खेमों में परेशानी है। देखिए, जो वसुंधरा राजे ने जो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पे जो तस्वीर आई वो अपने ट्विटर हैंडल पे लगाई, कुछ और तस्वीरें भी लगा दी, लेकिन ये तस्वीरें एक खामोश किस्म की इशारेबाजी हैं जो कि मतदाताओं से की जा रही हैं, वसुंधरा राजे के प्रभाव क्षेत्र में की जा रही हैं। तो क्या वसुंधरा राजे भी तो घुटी हुई राजनेता हैं भाई? वो ऐसा थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री की मुस्कुराहट से ही वो प्रधानमंत्री की सारी बातें मान जाएंगी या आला कमान के सारे आदेशों का सिर झुका के पालन करने लगेंगी। उन्हें पता है ना कि उनका निजी राजनीतिक कैरियर है वो पूरी तरीके से इस चुनाव में दांव पे लगा हुआ है। वो सोच समझ के ही अपने कार्यकर्ताओं को वो मैसेज पास करेंगी कि भाई आप ये कीजिए वो कीजिए, केवल हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए काम कीजिए या भैरव सिंह दूसरों के लिए शेखावत काम या कीजिए। अशोक गहलोत भी कर सकती हैं कि भाई वसुंधरा चाहें कि आए जीते भी तो वो मुश्किल तो हम जीते, लोग तो इस 100, 1, 2, कार्यक्रम के 101, शुरू में ही 1 से 2, जवाब ये हमने महीने भर पहले ये चर्चा की थी। जब आप यशवंत जी से बात कर रहे तभी आया था कि भैरव सिंह जी और अशोक गहलोत के पास ये एक खास तरह की कला है जो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं पाई जाती। हो सकता है इस कला की तीसरी महारथी जो है वो वसुंधरा राजे साबित हो। हाँ, और यहाँ पर साथ साथ जो सांसदों को उतारा है बीजेपी ने, मध्य प्रदेश में वो काम करता नहीं दिखा, पर क्या राजस्थान में वो काम करता दिख रहा है? लेकिन अलग अलग प्रांतों में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन उनकी वजह से पूरा चुनाव जीता है हारा जाए ऐसा ना मध्य प्रदेश में सीन है और ना ही राजस्थान में सीन है। ऐसा सीन नहीं दिख रहा है। तो संजय और यशवंत अभी बने हुए हैं, मुझे लगा आपको 7:30 बजे कहीं जाना है यशवंत, तो मुझे निकलना था, अच्छी लेकिन बात है, बने हुए। अभी तक देखिए मुझे invite नहीं किया। मतलब आपने हमारी चर्चा को थम्स अप दे दिया कि काम के बावजूद आप बने रहे, कि सुनना चाहते हैं कि बाकी लोग भी क्या कह रहे हैं। तो फिर बिल्कुल ये राजस्थान में क्या वोटर टर्नआउट भी एक बड़ा फैक्टर होगा जिस पर आपकी और संजय की भी निगाह होगी जब आप अपना एग्जिट पोल बनाने वाले हैं, और उसमें आधी आबादी ये महिला फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर बन सकता है, या देखिए, इसको आप बहुत बड़ा कितनी फैक्टर इंपॉर्टेंस होगा। देंगे? महिलाओं का टर्नआउट बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और उसके अलावा ये जो टर्नआउट है इसमें एक बात समझिए, बहुत महीन सी चीज है। एक टर्नआउट होता है और एक रिलेटिव टर्नआउट होता है। रिलेटिव टर्नआउट का केवल ये अर्थ है कि अलग अलग खेमे के कितने लोग ज्यादा बाहर निकले। जिस तरीके का पॉलिटिकल पोलराइजेशन अब हो रहा है, और मैंने जहां से चर्चा की शुरुआत की थी, शायद वो बीच का स्विंग वोट का दायरा अब कम हो रहा है। ऐसी संभावना अब कम होती जा रही है कि अमुक पार्टी के वोटर अमुक पार्टी को शिफ्ट हो गए, बल्कि अब ज्यादातर ये हो रहा है कि अमुक पार्टी के वोट ज्यादा निकले, दूसरी पार्टी के वोटर्स कम निकले। तो वो देखने में वोट शेयर का जो है अदला बदली लगता है, लेकिन दरअसल एक्चुअल स्विंग कम होता है और रिलेटिव टर्नआउट का फैक्टर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत बड़ी बात बोली है इस समय।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। और इस फैक्टर में जिस ओर विजय त्रिवेदी इशारा कर रहे हैं बार बार, मुझे लगता है कि बदलाव की परिपाटी, सिर फुटअव्वल, मतभेद, मनभेद, इन सब के ऊपर शायद संगठन की जो क्षमता होती है वोटर को बूथ तक ले जाने की, शायद इन चुनाव में इन तीनों राज्यों में यही चीज ज्यादा कारगर होगी, क्योंकि मुद्दा या इशू या लीडरशिप ऐसी कोई नहीं दिख रही है ठीक है संजय, क्विकली मैं एक चीज जानना चाहूंगा। ये जब हम वोटर टर्नआउट की जो बात कर रहे हैं, अब इस बार बिल्कुल डायरेक्ट फाइट है। वैसे कांग्रेस बीजेपी के ही बीच फाइट होती है, पर कुछ एरियाज थे जहां बीएसपी मजबूत, इक्का दुक्का जगह समाजवादी पार्टी भी कुछ कर लेती थी, उनका यहां पर ना के बराबर होना ये चुनाव पर कैसा असर डालेगा या डालता दिख रहा है? देखिए, इसका सीधा सीधा असर होगा दोनों पार्टियों को। जो वोट मिलते रहे हैं पारंपरिक तौर पर चुनावों को देखें तो दोनों का वोट बढ़ जाएगा। अगर आप पिछले चुनाव की बात करें तो 39% वोट बीजेपी के पास था और 39% कांग्रेस के पास था। दोनों को मिला के 78% वोट थे। 22% वोट अन्य को मिले, और उन अन्य में ये सब शामिल है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बीएसपी हो, एसपी हो, और तमाम छोटी छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट। तो अगर छोटी पार्टियां बीएसपी, एसपी हाशिए पे जाती हैं चुनाव में, तो अमूमन दोनों पार्टियों का वोट बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो यशवंत बराबर पर बढ़ेगा किसका, बढ़ेगा किसका सवाल यहाँ दलित पॉलिटिक्स भी होती दिखी कि जी मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर नहीं है जयपुर में, ये दलितों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी को चिंता होने लगी है बढ़ेगा तो दोनों का। हाँ, छोटा सा 30 सेकंड में मेरे को ब्रेक लेना। दोनों का वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, लेकिन जो यशवंत ने जिक्र किया रिलेटिव टर्नआउट, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एज है, क्योंकि उसका संगठन जो है वो ज़्यादा मजबूत है। और वो लोग एक नारा चलाते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसमें वो सबसे पहले वोटर को सुबह सुबह अपने बीजेपी को संगठन के लिहाज से एज है। 10 सेकंड में प्लीज। देखिए, संगठन तो भारतीय जनता पार्टी के पास हर प्रांत में बहुत अच्छा है, लेकिन किसी प्रांत में संगठन चलता है, किसी प्रांत में नहीं चलता है। तो संगठन वाला तर्क जो है, संगठन की एक माइथोलॉजी है जो कि बना ली जाती है। कम्युनिस्ट पार्टियां भी बनाती हैं, भाजपा भी बनाती हैं, और उसके ऊपर बहुत ही अतिशय जोर दिया जाता है उसके ऊपर। अगर पार्टी की हालत खस्ता है आधार में, या पार्टी के कार्यकर्ताओं से पहलकदमी छिन गई है नेतृत्व की करामातों के कारण, तो फिर संगठन निराश भी हो जाता है, वो काम भी नहीं करता है। तो यहां पर दिलचस्प है ये चुनाव, और ऊंट, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ताज बदलेगा या रिवाज, 3 तारीख को हमें पता लग जाएगा। तो राजस्थान में ताज बदलेगा या रिवाज, जनता की ढेरों राय, उनके जवाब हमारे पास आए हैं। कंचन कुमार हैं नालंदा बिहार के, वो कह रहे हैं जनता झांसे में नहीं आएगी, इस बार रिवाज बदलने की उम्मीद है, यानी कि सरकार फिर से कांग्रेस की। जबकि विनोद जाट श्री गंगानगर, ये राजस्थान वासी हैं, ये कह रहे हैं राजस्थान के लोग अपना नियम नहीं तोड़ते, अब की बार महारानी सरकार। इसमें भी दिलचस्प बात है कि सरकार बीजेपी की आएगी और वसुंधरा राजे बनेंगी। अब बीजेपी की सरकार आती है, वो बनेंगी या नहीं, ये भी देखने वाली खबर होगी 3 दिसंबर के बाद। आज इतना ही, नमस्कार।